हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर ज्ञान बिंदु का टेस्ट देख रहे थे, जो प्रीवियस ईयर आया है वो तो आज जो होने वाला है वो 7/8/2024 पेपर फर्स्ट है, जो 21,391 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था, उसका डिस्कशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में है 1980 के दशक में प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था 1980 के दशक में। तो इसमें से हो जाएगा जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, और इनसे नाम एक याद रखना है, PN भागवती का। ठीक है, जस्टिस PN भागवती का, ये संबंधित है जनहित याचिका से। ठीक है, तो 1980 के दशक में प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका तंत्र तैयार किया। 1980 के दशक में शुरू में जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाजे से एक महत्वपूर्ण कदम थी, क्योंकि अब गरीब लोग भी अदालत में इंसाफ पाने के लिए जा सकते हैं। PIL के तहत सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमा प्रावधान है कि कैसा, तो सार्वजनिक हित के लिए आप PIL दायर कर सकते हैं। जैसे अन्य समान अदालती याचिकाओं में से अलग इनमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए, यानी कि जो पीड़ित पक्ष होगा उसे जरूरी नहीं है कि वही अदालत में जाए, कोई भी इसके लिए अदालत में जा सकता है। इसमें सार्वजनिक हित की बात की जाती है। ठीक है, सार्वजनिक हित यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। भारतीय न्यायिक पद्धति में जनहित याचिका उस समय लाया गया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भागवती, पूरा नाम है प्रफुल्ल नटवरलाल भागवती, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा का बीज सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा 1976 में मुंबई कारागार सभा बनाम अब्दुल भाई मामले में बोया गया था। मामला याद रखना है, मुंबई कारागार सभा बनाम अब्दुल भाई मामला। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भागवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, तो यह होता है संसद के पास। ठीक है, किसी भी देश के कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त होता है, तो संसद को। भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा को सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है, जिसे उच्च सदन कहते हैं। सदस्य की संख्या होती है 250 और सदस्य अभी वर्तमान में है 245। अस्थायी सदन है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट सबसे अधिक है और वो है 31। ठीक है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, विघटन कभी भी नहीं हो सकता है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। सॉरी, राज्यसभा नहीं बल्कि लोकसभा का वर्णन है 81 में, ऐसे बतलाए थे। कुछ याद रखने के लिए निमोनिक्स, स, र और ला। स फॉर संसद, रा फॉर राज्यसभा, एल फॉर लोकसभा, ला फॉर लोकसभा। ठीक है, 79, 80 और 81 याद रखना है। संसद का वर्णन 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है लोकसभा के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो यह 550 होगा। लोकसभा राज्यसभा की तरह अस्थायी सदन नहीं है, ध्यान देना है, लोकसभा अस्थायी सदन नहीं है, अर्थात इसका विघटन 5 वर्ष या इसके पहले भी हो सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट का ही प्रतिरूप है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या थी 8, यानी कि 1+7 था, वही वर्तमान में 1+33 है। ठीक है, 1+33, 1 CJI और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में यह संख्या 33+1 हो गई है। संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कर सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ोतरी करने का अधिकार किसे है, तो यह संसद को प्राप्त है। ठीक है, संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायाधीश की संख्या की वृद्धि कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में 324 से 29 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध का उल्लेख किया गया है। भारतीय निर्वाचन के संबंध में मुख्यतः 2 प्रकार की पद्धति पाई जाती है। एक है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एवं एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, तो भारत में जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि डायरेक्ट
इलेक्शन होता है वहाँ लगभग हर जगह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाई जाती है। जैसे लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं की निर्वाचन प्रक्रिया में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया जाता है, वही एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व यह निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में अपनाई जाती है। यानी कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में अपनाई जाती है। भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से प्रेरित है। ठीक है, याद रखना है उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से है। अगर पूछा जाएगा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के सम्राट के समान है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है राष्ट्रपति। वही राज्यपाल पूछा जाएगा तो यह कनाडा से संबंधित है। राज्यपाल का पद अगर पूछा जाएगा तो यह कनाडा से हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति अमेरिका से, राष्ट्रपति ब्रिटेन से और राज्यपाल कनाडा से। नेक्स्ट देखते हैं आगे, वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरे सर्वोच्च पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है वार्षिक वित्तीय विवरण। संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है, तो राष्ट्रपति रखवाते हैं। भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहते हैं। बजट का मतलब होता है, फ्रांसीसी वर्ड है BOUDGET से बजट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। ठीक है, चमड़े का थैला यह फ्रांसीसी वर्ड है। बजट का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। बजट के स्थान पे किस वर्ड का यूज किया गया है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का। वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार की अनुमति, आय और व्यय का विवरण होता है। यह एवं दस्तावेज बजट प्रक्रिया का हिस्सा होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। ठीक है, 112 में वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय के द्वारा आम बजट तैयार करवाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम सेठी थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम सेठी, जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम बजट पेश किया। अनुच्छेद 75 के एक राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रदान करता है। सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री है पी.टी. नेहरू, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। नाम याद रखना है, एक इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, तो मेनली लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के ही नेता प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन राज्यसभा से भी बनाया जा सकता है। और वो तीन नाम याद रखना है, इंदिरा गांधी का, एच.डी. देवगौड़ा का और डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जो राज्यसभा से होते हुए भी पीएम बने थे। पी.वी. नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। जरूरी नहीं है कि कोई सदन का सदस्य हो, हालांकि 6 महीने के बाद उन्हें किसी भी सदन का सदस्य बनना होता है। तो पी.वी. नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थे तो कोई भी सदन का सदस्य नहीं थे, याद रखना है। 3 नाम, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने। पी.वी. नरसिम्हा राव जो कोई भी सदन के सदस्य नहीं थे। 3 प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एवं श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके पद अवधि के दौरान ही हुई है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का एवं इंदिरा गांधी का पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ है, ये 3 प्रधानमंत्री का। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। सर्वाधिक लंबे समय तक लोकसभा के अध्यक्ष पद रहने वाले अध्यक्ष हैं बलराम जाखड़। ठीक है, सबसे अधिक समय तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहने वाले हैं बलराम जाखड़, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष 329 दिन तक रहा है। ठीक है, 1980 से 89 तक। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है एवं भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, वो वर्तमान की हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में संघ एवं राज्यों के बीच तथा राज्य एवं राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, यह मौलिक क्षेत्राधिकार में संबंधित है। मौलिक क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का बात किया जाए तो अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। वहीं मौलिक अधिकारिता, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारिता का वर्णन अनुच्छेद 131 में किया गया है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में संघ और राज्यों के बीच तथा राज्य एवं राज्यों के बीच विवाद का निपटारा कराना शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में मौलिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 प्रकार के मामले की सुनवाई करता है। ठीक है, अनुच्छेद 131 में 3 प्रकार के मामले की सुनवाई का वर्णन किया गया है। एक तरफ भारत सरकार तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक सरकार हो। ठीक है, एक तरफ भारत सरकार हो या दूसरी तरफ एक या एक से अधिक सरकार हो, यानी कि एक सेंट्रल हो, भारत सरकार हो और दूसरा कोई भी राज्य हो। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद, यानी कि जैसे बिहार और झारखंड 2 राज्य हैं तो वो उत्पन्न विवाद, अगर कुछ विवाद उत्पन्न होता है तो वो विवाद सुप्रीम कोर्ट का देखना उसका मूल अधिकारिता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वही केंद्र और राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक से अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, यह भी सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपराधिक मामले। आपराधिक मामला किसे बोला जाएगा? तो यह एक ऐसी क्रियाओं से संबंधित है जिसमें कानून में अपराध माना गया है। ठीक है, आपराधिक मामले उसे माना गया है जिसे कानून में आपराधिक मामले ऐसी क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, हत्या, दहेज, उत्पीड़न आदि। इसमें एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस जांच कर अदालत केस फाइल करती है। अपराधी के दोषी पाए जाने पर जेल या जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। यह है एक आपराधिक मामला। एक है दीवानी मामला। दीवानी मामला क्या है? तो इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन से है, जैसे जमीन विवाद, वस्तु की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से। प्रभावित पक्ष न्यायालय में एक याचिका दायर कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 5 में बोला गया है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो हम थोड़ा सा फास्ट चलने का प्रयास करेंगे। आप थोड़ा सा बैलेंस बनाइएगा, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके बतलाना है। नेक्स्ट है सोवा रिगपा क्या है? सोवा रिगपा क्या है? तो हिमालय की पारंपरिक दावा पद्धति है। सोवा रिगपा क्या है? तो यह एक हिमालय की पारंपरिक दावा पद्धति है। सोवा रिगपा हिमालय की पारंपरिक दावा पद्धति है। सोवा रिगपा चिकित्सा की एक पारंपरिक पद्धति है जो भारत के हिमालय क्षेत्र में प्रचलित है। यह चिकित्सा पद्धति तिब्बत से आई है और दुनिया भर में सबसे पुरानी चिकित्सा परंपराओं में से एक है। सोवा रिगपा का अर्थ होता है उपचार का ज्ञान और यह भोटी भाषा से लिया गया है। ठीक है, सोवा रिगपा के ज़्यादातर सिद्धांत और अभ्यास आयुर्वेद के समान ही हैं। सोवा रिगपा में इलाज के लिए शरीर और मन के विकास के महत्व दिया जाता है। सोवा रिगपा के अभ्यास को विनियमित करने के लिए धर्मशाला में तिब्बती चिकित्सा के लिए केंद्रीय परिषद स्थापित किया गया है। सोवा रिगपा के संस्थाओं के लिए मुख्य भारतीय केंद्र लद्दाख और धर्मशाला है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था? तो कोलकाता मेट्रो में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया था कोलकाता में, कोलकाता मेट्रो के तहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया। हुगली नदी के नीचे बनी मेट्रो सुरंग कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है और यह हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड से जोड़ता है। नेक्स्ट है गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। ठीक है, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत में हॉकी के गोलकीपर को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत में खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद ये हैं हॉकी से, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और 29 अगस्त को इनके जन्म तिथि पे हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, भारत में किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए की नगद पुरस्कार शामिल है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि, जैसे अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कौन सा एक भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? भू अस्थायी उपग्रह इनमें से कौन नहीं है? तो जीसैट, हेमसैट, एडुसैट ये सभी भू अस्थायी उपग्रह है। वही जुगनू यह भू अस्थायी उपग्रह नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का नैनो सैटेलाइट है। ठीक है, नैनो सैटेलाइट है, ना कि नैनो सैटेलाइट है जुगनू। यह एक नैनो सैटेलाइट है। ठीक है, जुगनू भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। जुगनू एक नैनो सैटेलाइट है जिसे इसरो के मार्गदर्शन में IIT कानपुर के द्वारा बनाया गया है। भारत के कुछ प्रमुख भू अस्थायी उपग्रह कौन है? जैसे इनसैट, एडुसैट, जीसैट, हेमसैट, कल्पना फर्स्ट, ये सभी भू अस्थायी उपग्रह है।
समा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, ठीक है, नाम सुने होंगे समा चकेवा। यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित है? तो भाई बहन को समर्पित है। उत्तरी बिहार में यह मनाया जाता है समा चकेवा। समा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी से पूर्णमासी तक मनाया जाता है। बिहार के अन्य लोक नाट्य है जैसे विदेशिया। विदेशिया में क्या होता है? तो भोजपुर क्षेत्र के अत्यंत लोकप्रिय इस नाट्य में महिला पात्र की भूमिका पुरुष कलाकारों द्वारा निभाया जाता है, ठीक है। महिला पात्र की भूमिका कौन निभाता है? तो पुरुष कलाकार निभाया जाता है विदेशिया में। जट जटिन केवल अविवाहितों द्वारा इसे लोक नाट्य में जट जटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। डोमकच यह नाट्य घर आंगन में ही बारात जाने के बाद और अन्य विशेष अवसर पर विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। डोमकच विवाहित महिला द्वारा बारात जाने के बाद एवं अन्य अवसरों पर किया जाता है। इस लोक नाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत हास्य, परिहास, अश्लील हाव भाव तथा संवाद को भी प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार ये है उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी। यह ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जबकि डिजाइन जो बनाया गया था उस्ताद ईसा के द्वारा, ठीक है, तो याद नाम रखना है। वास्तुकार हैं उस्ताद अहमद लाहौरी और डिजाइनर है वो है उस्ताद ईसा। शाहजहां के कार्यकाल का वैभव और प्रकाष्ठा के कारण मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के समय को। शाहजहां ने 24 फरवरी 1628 को अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाया। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के काल के प्रमुख यात्री जैसे फ्रांसीस यात्री बर्नियर और ट्रेवेनियर आए थे। इटली का मनुची आया था एवं इंग्लैंड का पीटर मुंडी आया था। नाम याद रखना है, बर्नियर, मनुची और पीटर मुंडी। शाहजहां ने इनायत खां, जिन्हें शाहजहांनामा लिखा, को संरक्षण दिया था, ठीक है। शाहजहांनामा बुक है शाहजहां के बारे में, ऑटोबायोग्राफी है शाहजहां का और यह लिखा गया था इनायत खां के द्वारा। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। शाहजहांनामा के लेखक है इनायत खां। बसावन उत्कृष्ट मुगल चित्रकार थे। इनका संबंध आधुनिक उत्तर प्रदेश से था। इन्हें अकबर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता था। दो नाम याद रखना है जो अकबर के समय में है, वो हैं बसावन एवं अब्दुसमद, ठीक है, बसावन एवं अब्दुसमद। बसावन एवं अब्दुसमद। अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुसमद को सीरी कलम की उपाधि दी गई थी एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद हुसैन को, ठीक है, अब्दुसमद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी गई थी। बतलाए थे कैसे याद रखेंगे, तो कश्मीर यानी कि उस कश्मीर में होता है जड़ी बूटी यानी कि जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को और अब्दुसमद को सीरी कलम की उपाधि दी गई थी, ठीक है। अब्दुसमद को सीरी कलम और एक को याद रखेंगे, एक अपने आप याद रहेगा, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? तो यह राजगृह का निवासी था। जीवक कहाँ का निवासी था? तो राजगृह का था। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक राजगृह के निवासी थे। मगध में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। 544 ईस्वी से 492 ईस्वी पूर्व तक मगध पर शासन किया। इसका उपनाम था सेनीय, ठीक है। बिंबिसार का उपनाम है सेनीय यानी कि स्थायी सेना रखने के कारण इनका उपनाम बिंबिसार को सेनीय के नाम से जाना गया है। अवंती राज्य के राजा चंड प्रद्योत जब बीमार पड़ते हैं तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रद्योत की सेवा में उज्जैन भेजा था। नेक्स्ट है गद्यांश पढ़ना है और उसका उत्तर तो देना है, तो ये हिंदी से है, आप आशा करते हैं बना लेंगे। नेक्स्ट है वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। उपयुक्त परिभाषा संबंधित है किससे? तो यह हो जाएगा बाल श्रम से। बाल श्रम से वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, यह परिभाषा है संबंधित बाल श्रम से। नेक्स्ट है राज्य में विधान परिषद की संख्या के विषय में कौन सा संवैधानिक प्रावधान है? पूछा गया है राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 3/4 से अधिक नहीं होगी। विधानसभा की सदस्य संख्या 1/2 से अधिक नहीं होगी। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। राज्य के विधान परिषद की जो संख्या होगा वो राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगा। जैसे अगर बात किया जाए राज्य की विधानसभा में 75 सीट है, राज्य की विधानसभा में अगर 75 सीट है तो विधान परिषद में जो सीट होगा वो
75 का 1/3 से अधिक नहीं होगा। 3 यानी कि 3 दूनी 6, 25 या 75 यानी कि 25 से अधिक नहीं होगा उस राज्य में यदि विधानसभा की संख्या है 75। तो ठीक है, तो राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक संख्या नहीं होगा इस राज्य विधान परिषद में। नेक्स्ट है, और राज्य विधान परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वो है 171। राज्य में विधान परिषद की संख्या राज्यों की विधान सभा की सदस्य संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या राज्य विधानसभा सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होगा, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से भी कम नहीं होगा। यानी कि 1/3 से अधिक नहीं होगा और 40 से कम नहीं होगा। केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा सम्मिलित होते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह राज्य में राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यपाल होते हैं। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण तथा उत्साधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 के 3 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का निर्धारण इस प्रकार है। 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिका, जिला परिषद आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य, ठीक है, किनसे, तो स्थानीय संस्था, नगर पालिका, जिला परिषद आदि के सदस्यों से 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं तथा 1/12 सदस्य अध्यापक द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के हायर सेकेंडरी और उच्च शिक्षण संस्थाओं में कम से कम 1/3 वर्ष से पढ़ा रहे हैं तथा 1/12 सदस्य, अन्य 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्हें कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, देखें 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, ठीक है, कुछ इस प्रकार, एवं 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता से जुड़ा हो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होता है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 1/3, 1/3, 1/6 राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, 1/12 और 1/12। वर्तमान में केवल 6 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है। वो कौन कौन से राज्य हैं, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के नज़दीक है बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नज़दीक हो जाएगा, वो हो जाएगा बिहार। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र याद रखना है। कर्नाटक से बाउंड्री टच करता है महाराष्ट्र का, तो कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। उसके बाद है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। दो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार, बिहार के बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का दशांश यानी कि 1/10 इनमें से जो भी अधिक हो गणपूर्ति होगा। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा में चुनाव कब हुए थे। संविधान सभा के चुनाव कब हुए, तो जुलाई 1946 में। संविधान सभा में चुनाव हुआ था कब, तो जुलाई 1946 में। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव होता है जुलाई 1946 में। कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 208 स्थान प्राप्त किए। ठीक है, 214 स्थानों में से 208 स्थान कांग्रेस को प्राप्त हुआ और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए थे। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। डेट याद रखना है, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर, विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, याद रखना है 2 सितंबर को, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। यहाँ पे प्रत्येक डेट इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार का गठन, 3 जून 1947 विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई, जिसे कांग्रेस कार्य समिति को 3 जून 1947 ईस्वी के बैठक में स्वीकार कर लिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लाइमेंट एटली, और ये किस पार्टी से थे, तो लेबर पार्टी से। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति होती है तो ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो ये हैं क्लाइमेंट एटली। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद को कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति, यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकते हैं, तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कब, यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो तब। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से
राष्ट्रपति हटा सकते हैं यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो। अनुच्छेद 124 के 5 के तहत संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध करता है। न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है। यह प्रस्ताव यदि लोकसभा से शुरुआत होती है तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर अध्यक्ष को दे देने के बाद ही प्रस्ताव पेश हो सकता है। यह प्रस्ताव यदि राज्यसभा से शुरुआत होती है तो 50 सदस्य के हस्ताक्षर सभापति को देने के बाद यह प्रस्ताव प्रारंभ हो सकता है। न्यायाधीश को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव यदि दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 सदस्य के बहुमत से पारित हो जाए तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तत्पश्चात राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाए जाने का आदेश जारी कर सकता है। अभी तक केवल सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, नाम याद रखना है बी रामास्वामी। बी रामास्वामी के संदर्भ में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, परंतु लोकसभा में यह प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो सका। ठीक है, जो महाभियोग जैसा प्रक्रिया अपनाया जाता है वो मात्र और मात्र एक बार बी रामास्वामी के लिए लाया गया था, लेकिन प्रस्ताव लाया गया लेकिन यह पारित नहीं हो सका था। नेक्स्ट है, कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? कौन सी गैस पॉपअप की आवाज़ करते हुए जलता है? तो यह है हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस पॉपअप की आवाज़ करते हुए जलती है। हाइड्रोजन गैस का बात किया जाए तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसका संकेत H तथा परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसे नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, अर्थात केवल एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन का इसकी खोज अगर बात किया जाए तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। H कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। इसका उपयोग अगर देखें तो वनस्पति घी के निर्माण में द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा बनाने में ईंधन के रूप में यूज किया जाता है हाइड्रोजन का। अगर बात किया जाए नाइट्रोजन गैस का तो यह है N2। नाइट्रोजन एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख घटक है। लगभग 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव है जो यूरिया में 46% तक पाया जाता है। जीवधारी नाइट्रोजन को पेड़ पौधे से प्रोटीन के रूप में प्राप्त करता है। नाइट्रोजन का यूज देखेंगे तो वायुयान के टायर में भरा जाता है। क्रायो बैंक एवं ex-situ संरक्षण में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरकर काम आता है। अमोनिया के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए प्राणदायी गैस है क्योंकि यह गैस जंतु जगत एवं स्वास्थ्य के रूप में बाहर छोड़ी जाती है तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर जीवित रहते हैं। वायुमंडल में इसकी मात्रा अगर बात किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। CO2 ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय होती है तथा गैस चूने के जल को दूधिया कर देता है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय घोल कार्बोनिक अम्ल कहलाता है। अगर बात किया जाए मीथेन का CH4, यह एल्केन श्रेणी यानी कि CnH2n का प्रथम सदस्य होता है। मीथेन यह एल्केन का प्रथम सदस्य है। प्राकृतिक गैस, बायोगैस इत्यादि के मुख्य अवयव मीथेन गैस होता है। कोयले की खान में मीथेन तथा वायुयान के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है, अतः मीथेन को फायर डैम्प भी कहा जाता है। ठीक है, मीथेन को फायर डंप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह पाया जाता है कोयले की खानों में एवं वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है इससे। ठीक है, मीथेन का उपयोग अगर देखें तो इसका यूज ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो यह है इमल्सन टाइप। कोलाइडल सॉल्यूशन का इमल्सन टाइप है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसका कौन सा प्रकार है? तो यह हो जाएगा इमल्सन। अंडे की जर्दी कोलाइड का इमल्सन प्रकार है। इमल्सन में 32% फास्फोलिपिड होते हैं। कोलाइडी विलयन क्या है? तो यह एक बीसमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। यह इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब कोलाइड के कण को शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं अर्थात अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते किंतु अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किया जा सकता है। कोलाइड के समान एग्जाम्पल देखते हैं तो यदि अगर यहाँ से देखें तो द्रव परिक्षेपित प्रावस्था है द्रव एवं माध्यम है गैस। तो द्रव में गैस से बनेगा हमारा एरोसोल। ठीक है, एरोसोल जैसे कोहरा। ठीक है, कोहरा क्या होता है? गैस। द्रव में होता है गैस। बादल, कुहासा, ये सभी द्रव में गैस है। अगर बात किया जाए ठोस में गैस तो एरोसोल में आ जाएगा धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। गैस में द्रव देखें तो यह हो जाएगा फोम जैसे शेविंग क्रीम।
द्रव्य में द्रव जैसे इमल्सन, जैसे दूध, फेस क्रीम, ये सभी द्रव्य में द्रव का प्रकार है। ठोस में द्रव का हो जाएगा सोल, जैसे मैग्नीशिया, मिल्क एवं कीचड़। गैस में ठोस जैसे फोम, रबड़, स्पंज, फ्यूमिस। जैसे द्रव्य में ठोस, द्रव में ठोस हो जाएगा जेल, जैसे जेली, पनीर, मक्खन। ठोस में ठोस का उदाहरण हो जाएगा ठोस सोल, जैसे रंगीन रत्न पत्थर एवं दूध या कांच। कुलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है आयरन। लोहा का परमाणु प्रतीक क्या है? तो Fe, ठीक है। Fe यानी कि FeRRUM, फेरम, ठीक है। लैटिन नाम है फेरम और उससे लिया गया है Fe। एल्यूमिनियम, यह हो जाएगा एल्युमिनियम का हो जाएगा Al। आयर से इरकॉन, I4 देख लेते हैं क्या है। आयरन का प्रतीक है Fe, ठीक है। आयरन का प्रतीक हो गया Fe। जैसे अन्य देखते हैं तो हाइड्रोजन का हो जाएगा H, हीलियम का He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, सल्फर का S। और देखते हैं क्लोरीन का Cl, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, क्रोमियम Cr हो जाएगा। मैग्नीज तो मैग्नीज हो जाएगा Mn, आयरन हो जाएगा Fe, फेरम, कोबाल्ट का हो जाएगा Co, निकेल हो जाएगा Ni, कॉपर हो जाएगा वो हो जाएगा Cu, कॉपर हो जाएगा Cu, जिंक हो जाएगा Zn, ऑक्सीजन का प्रतीक हो जाएगा सिर्फ O, फ्लोरीन हो जाएगा F, नियॉन हो जाएगा Ne, सोडियम बोलते हैं नाइट्रियम को, ठीक है। नाइट्रियम, यहाँ पे नाइट्रियम Na हो जाएगा, मैग्नीशियम Mg हो जाएगा, एल्युमिनियम Al हो जाएगा, फास्फोरस P हो जाएगा, आर्गन Ar, आर्सेनिक As, ब्रोमीन Br, सिल्वर का बोलते हैं लैटिन नाम अर्जेंटम, ठीक है। अर्जेंटेनम, ठीक है। अर्जेंटेनम से हो जाएगा Ag, आयोडीन का I, बेरियम का Ba, गोल्ड का Au, यानी कि ये हो जाएगा ऑरम, ठीक है। ऑरम से हो जाएगा Au, मरकरी से हो जाएगा हाइड्रोजेनम, ठीक है, याद रखना है हाइड्रोजेनम से हो जाएगा Hg, रेडॉन से Rn और पोलोनियम से हो जाएगा P। पोलोनियम से याद रखना है सबसे अधिक समस्थानिक है वो है पोलोनियम का। नेक्स्ट है जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो यह हो जाएगा sp3। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था है sp3। इसका मतलब है ऑक्सीजन परमाणु एक 2s और 3 2p कक्षकों के मिलकर 4 संकर कक्षक बनाता है। ये संकर कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के चारों ओर चतुष्फलकीय ज्यामिति आकृति में होते हैं। जल का अणुसूत्र H2O होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है। pH वैल्यू 7 होता है। 4 डिग्री C तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। कुछ इस प्रकार से याद रखिएगा। ये 4 डिग्री C पर घनत्व का, ये डेंसिटी का हो जाएगा और ये वॉल्यूम का हो जाएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम, ये डेंसिटी का हो जाएगा। 4 डिग्री C पे टेम्परेचर घनत्व अधिक, ठीक है, और 4 डिग्री C पे आयतन न्यूनतम होता है। जल के प्रकार का बात किया जाए तो जल 2 प्रकार के, कठोर जल एवं मृदु जल। कठोर जल वे जल जो साबुन के साथ फेन उत्पन्न नहीं करते हैं, झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। मृदु जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न कर सकते हैं। ये जल पीने की दृष्टि से उपयुक्त होता है। जल की कठोरता यह भी 2 प्रकार का होता है, अस्थायी कठोरता एवं अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दूर हो जाती है, ठीक है, याद रखना है। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। वही अस्थायी कठोरता, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स लवण घुले रहने के कारण होता है। एवं जल की अस्थायी कठोरता को उबाल कर दूर किया जाता है। अस्थायी कठोरता के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज करेंगे और अस्थायी कठोरता के लिए उबालना होगा। अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोराइड के कारण। वही अस्थायी कठोरता का बात किया जाए तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता एवं क्लोराइड सल्फाइड के कारण अस्थायी कठोरता होता है। याद रखेंगे, क्लोराइड एवं सल्फेट लवण के कारण, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के क्लोराइड एवं सल्फेट लवण के कारण ये होता है अस्थायी कठोरता, और इसे दूर करने के लिए यूज करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। वही अस्थायी कठोरता का बात किया जाए तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का ही बाइकार्बोनेट्स के कारण होता है, एवं इसे दूर करने के लिए हम उबाल लेंगे, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, और समाप्त करने की विधि क्या है। तो एक बार फिर से देखेंगे, अस्थायी कठोरता होता किसके कारण है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण, और दूर करने के लिए यूज करेंगे सोडियम कार्बोनेट का। वही
अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स लवण के घुले होने के कारण होते हैं अस्थायी कठोरता, दूर करने के लिए हमें उबालना होगा। नेक्स्ट है यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो ये है राम कुमार, ठीक है, राम कुमार। फणीश्वर नाथ रेणु ने कौन कौन सा लिखा है? तो रीनजाल, धनजल, नेपाली क्रांति कथा, धर्मवीर भारती लिखा गया है युद्ध यात्रा, धर्मवीर भारती ने लिखा है युद्ध यात्रा। तूफानों के बीच लिखा गया है रांगे राघव के द्वारा। छन बोले कन मुस्काए लिखा गया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा। लक्ष्मीपुरा यह लिखा गया है शिवदान सिंह चौहान के द्वारा। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमिलित करना है। छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना इसका अर्थ होता है साथ रहकर परेशान करना, तो ये हो जाएगा 4, साथ रहकर परेशान करना। छाती पर पत्थर रखना मतलब होता है धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, यानी कि यह हो जाएगा 1। छाती पर सांप लौटना इसका मतलब हो जाएगा ईर्ष्या करना, यानी कि 3। छाती ठोकना यानी कि कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि 4 1 3 2। देखिए 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जैसे और कुछ देख लेते हैं, जैसे डूबते को तिनका का सहारा, यानी कि संकट में पड़े को थोड़ी मदद, ठीक है, संकट में जो पड़ा हो थोड़ा सा भी मदद हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं डूबते को तिनका का सहारा मिला, ठीक है। तिनके को पहाड़ करना यानी कि छोटी बात को बड़ा बनाकर बतला देना, ठीक है, तिनके को पहाड़ करना, तिल को ताड़ करना इत्यादि यूज करते हैं। दिन दुनी रात चौगनी यानी कि खूब उन्नति करना, खूब उन्नति करना, दिन दुनी रात चौगनी प्रगति करना। दूध का दूध पानी का पानी यानी कि निष्पक्ष न्याय, आम भाषा में ये सब यूज करते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाना यानी कि निष्पक्ष न्याय होना। गंगा लाभ होना यानी कि मर जाना। कपास ओटना यानी कि सांसारिक काम धंधों में लगे रहना। कमर कसना यानी कि दृढ़ संकल्प करना, तैयार हो जाना। नाक पर मक्खी न बैठने देना यानी कि खरे स्वभाव का होना। उल्लू सीधा करना यानी कि अपना स्वार्थ साधना। एक आंख से देखना यानी कि समान भाव रखना। ओस के मोती मतलब होता है क्षण भंगुर। ओखली में सिर देना यानी कि इच्छापूर्वक किसी झंझट में पड़ जाना, ओखली में सिर देना। नेक्स्ट है कौन सा एक समास विग्रह सही है? राज्यसभा, राज्य के लिए सभा। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ऋण मुक्ति, ऋण से मुक्ति। सेना नायक, सेना का नायक। इनमें से पूछा गया है कौन सा यह सही है? तो राज्यसभा, राज्य के लिए सभा, यह सही नहीं है। राज्य के लिए सभा नहीं, राज्यसभा यह सही विग्रह नहीं है। राज्य की सभा होगा, राज्य के लिए सभा नहीं बल्कि राज्य की सभा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 25 ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव नाम दिया था। जीव द्रव नामांकन किनके द्वारा किया गया था? तो पुरकिंजे के द्वारा जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया था। यह तरल, गाढ़ा, लसलसा, पारभासी, वजन युक्त और रंगहीन पदार्थ है। जीवों की सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव के भीतर होती है, जिसके कारण इसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक, अकार्बनिक होता है 81 एवं कार्बनिक होता है 19। याद रखना है जीव द्रव नामांकन पुरकिंजे, और इसमें कार्बन और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक और कार्बनिक का कंटेंट होता है, वो होता है 81:19। जीव द्रव का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, वो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? वो है स्क्लेरेन काइमा। दृढ़ उत्तक नामक सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। स्क्लेरेन काइमा। दृढ़ उत्तक लंबी संकरी कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा लिग्निन के कारण मोटी होता है। अधिकांशतः ये मृत होते हैं, इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। स्क्लेरेन काइमा का बात किया जाए तो मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। इसके उदाहरण है जैसे जूट, पटवा इत्यादि। देखते हैं एपिडर्मिस उत्तक। जैसे एपिडर्मिस उत्तक यह कोशिकाओं की एक परत द्वारा पौधे के बाहरी भाग को ढकता है। एपिडर्मिस उत्तक। जाइलम उत्तक का बात किया जाए तो जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है एवं यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। फ्लोएम उत्तक मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना होता है। जाइलम एवं फ्लोएम संवहनी उत्तक है, संवहनी उत्तक। नेक्स्ट है हरी पत्ती भोजन के किस रूप में संग्रहित होते हैं? हरी पत्ती भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है? तो स्टार्च के रूप में। हरा पत्ता होता है वो भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। हरा पत्तियां भोजन को स्टार्च या मंड के रूप में संग्रहित करता है। स्टार्च वह भोजन है जो पौधे की पत्तियां में जमा हो जाता है।
स्टार्च एवं एक पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ग्लाइकोसिड बॉन्ड द्वारा बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाई शामिल है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी लाल होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होता है? तो वो होता है लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कृत्रिम प्रकाश में भी हो सकता है। नेक्स्ट है 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य में कितने संस्थान हैं? तो यह है 16 प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान है? तो 1645 है। संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान है? तो 1645 संस्थान है। 31 मई 2024 तक संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के 1645 संस्थान सदस्य एवं 156 सदस्य देश है। UNAI यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक प्रभाव उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति और अनुसंधान के संस्थाओं को संयुक्त राष्ट्र और एक दूसरे के साथ संरेखित करने की एक संयुक्त राष्ट्र पहल है। इसका गठन 18 नवंबर 2010 को किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सतत विकास के बीच पारस्परिक संबंध पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करना है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह वर्ष 2005 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम यह पारित हुआ 12 अक्टूबर 2005। याद रखना है 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ। अधिनियम 2005 द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना के अधिकार अधिनियम को कानूनी रूप में अपनाया गया। यह आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्तों को मिलकर बना होता है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा एवं विपक्ष का नेता एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री की सिफारिश पर करता है। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को उनके पद से पद मुक्त भी कर सकते हैं। भारत के पहला मुख्य सूचना आयुक्त थे वजाहत हबीबुल्ला। ठीक है, भारत के पहला मुख्य सूचना आयुक्त थे वजाहत हबीबुल्ला। वर्तमान में हीरालाल समरिया हैं। संयुक्त राष्ट्र निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया है? तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया था 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। मोटे अनाज का वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव भारत द्वारा लाया गया था। 2019 को देसी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र द्वारा। 2019 को देसी भाषा का राष्ट्रीय वर्ष, 2024 को कैमिलॉइड्स 2024 को कैमिलॉइड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष एवं 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 23 को मोटे अनाज का वर्ष, 24 को कैमिलॉइड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष एवं 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। वही अंतर्राष्ट्रीय दशक 2022 से 32 तक के दशक को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक 2022 से 32 तक के। वही 2021 से 30 तक के दशक को संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस के रूप में घोषित किया गया एवं 2019 से 28 तक के नेल्सन मंडेला शांति दशक के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 31। लगभग सभी पादप कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है? पूछा गया है सभी पादप कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो वह सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय। ऑप्शन हो जाएगा बी। तारक काय लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। यह केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। केवल और केवल जंतु कोशिका में। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है जिसकी खोज तारक काय का खोज बोबेरी के द्वारा किया गया था। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। लवक के 3 प्रकार होते हैं, हरित, वर्णी एवं अवर्णी। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। वर्णील लवक प्रायः लाल, पीला, नारंगी रंग के होते हैं जो पौधे के रंगीन भाग जैसे बीज, पुष्प, फल, भित्ति आदि में पाए जाते हैं। अवर्णीय लवक रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है और जड़ों जैसे जड़ में, भूमिगत तना आदि में। रसधानियाँ का बात किया जाए तो रसधानियाँ कोशिका की निर्जीव रचना है। यह एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। जंतु कोशिका में यह अनेक और छोटी होती है परंतु पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में होता है बहुविभाजन। ठीक है, प्लाज्मोडियम में होता है बहुविभाजन। बहुविभाजन द्वारा जनन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। इसमें एक ही जनक कोशिका से कई संतति कोशिका उत्पन्न होती है। बहुविभाजन द्वारा जनन एस्चेरेनिया कोलाई, ई कोलाई यानी कि कोलेस्ट्रिडियम आदि में भी देखा जाता है। बहुविभाजन द्वारा जनन। अलैंगिक जनन के अन्य प्रकार जैसे मुकुलन यानी कि बडिंग, इस विधि में एक ही स्थान पर कोशिका विभाजन के कारण एक कली या बहिर्गमन से नया जीव बनता है। मुकुलन के द्वारा
कोशिका विभाजन के कारण एक कली या बहिर्गमन से नया जीव बनता है, जैसे खमीर में, जेलीफिश में एवं हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। याद रखना है, एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खमीर, जेलीफिश, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। वही द्विविभाजन का बात किया जाए तो अमीबा एवं पैरामीशियम में द्विविभाजन होता है। इस विभाजन में जनन कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। पुनर्जनन का बात किया जाए तो इस प्रक्रिया में कुछ जीव खोए हुए या कटे हुए शरीर के अंगों या प्रतिस्थापित या पुनः स्थापित करते हैं पुनर्जनन में, जैसे छिपकली, इसका पोछ अगर कट जाता है तो पुनः जनन होता है। तारा मछली यानी कि स्टारफिश, ये सभी में पुनर्जनन होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन पूछा गया, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता को कैसे सुनिश्चित करता है। तो हाइड्रा में मुकुलों की पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों की आनुवंशिक स्थिरता मुकुलनों में पर्यावरणीय कारणों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, वही लैंगिक जनन युग्मक यानी कि गैमेट द्वारा होता है। नेक्स्ट है, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिकी कारकों पर निर्भर करता है। लिंग निर्धारण आनुवंशिकी कारकों पर निर्भर करता है, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप में पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिकी कारकों पर निर्भर करता है। सरीसृप वर्ग की कुछ प्रमुख विशेषता, इनका शरीर शुष्क सल्कयुक्त त्वचा से ढका रहता है, त्वचा रूखी होती है तथा इसमें ग्रंथि नहीं पाया जाता है। सरीसृप वर्ग में इसमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क या प्रसल्क पाए जाते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का बना होता है, लेकिन एक्सेप्शन याद रखना है, मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, सरीसृप वर्ग यानी कि रेप्टाइल्स वर्ग जो होते हैं उसमें सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का हृदय होता है, लेकिन एक्सेप्शन जो है वो है क्रोकोडाइल। लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, निषेचन आंतरिक होता है एवं अंडोत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट है, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। बच्चा खेल रहा है, यह कौन सा काल हो जाएगा, तो अपूर्ण वर्तमान। बच्चा खेल रहा है, इसमें अपूर्ण वर्तमान है। स्वागत किस उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो सु प्लस आगत यानी कि स्वागत, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए, सु प्लस आगत। स्वागत शब्द सु उपसर्ग से बना है। सु उपसर्ग से बने कुछ शब्द हैं, जैसे सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र इत्यादि। उपसर्ग यानी कि पहले आता है और प्रत्यय बाद में आता है। याद रखना है, उपसर्ग किसी शब्द के पहले एवं प्रत्यय शब्द के बाद में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वाक्यांश एवं उसके लिए एक शब्द की दृष्टि से विकल्प कौन सा है। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, अविश्वास। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, अविश्वास। यह मिलान असंग, गाय को पालने वाला गोपाल, गोद लिया गया पुत्र दत्तक, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। यहाँ पे अविश्वास उसे कहते हैं जो जिस पर भरोसा करने लायक न हो, उसे अविश्वास कहा जाता है, अविश्वासी कहा जाता है। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, अविश्वास यह संगत विकल्प है। बिना सोचे समझे किए गए विश्वास के लिए अंधविश्वास शब्द का प्रयोग किया जाता है, ना कि अविश्वास। ठीक है, अंधविश्वास शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अन्य सभी विकल्प सही हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सदैव रहने वाला शाश्वत कहा जाता है। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निःसंग कहा जाता है। नष्ट होने वाला नश्वर, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। जो मापा न जा सके अपरिमेय कहलाता है। जो पहले पढ़ा गया हो अपठित कहलाता है। सॉरी, जो पहले पढ़ा न गया हो वो अपठित कहलाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 38। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा एवं दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 38। गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो माटा के नाम से जाना जाता है। गुजरात में नवीन काप मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो माटा के नाम से जाना जाता है। गुजरात में पुरानी काप मृदा को गोरुड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुरानी काप मृदा को गोरुड़ से एवं नवीन काप मृदा को माटा के नाम से जाना जाता है। मिट्टी क्या है, तो मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी शब्द की उत्पत्ति भौतिकी भाषा के शब्द सोलम से हुई है, सॉइल। ठीक है, सोलम से इसका निर्माण हुआ है इस शब्द का। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों का विभाजन 8 प्रकार में किया है। ये 8 प्रकार कौन कौन से प्रकार मिट्टी का है, तो पहला है जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल। यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लगभग 40% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना और कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है। वही नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है।
ठीक है। जलोढ़ मृदा में पोटास का, फास्फोरिक अम्ल का, चूना का, ये सभी प्रधानता पाया जाएगा। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। भूगर्भिक संरचना और संगठन के आधार पर इसे बांगर और खादर में बांटा गया है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं एवं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पहला मिट्टी हुआ जलोढ़ मिट्टी, दूसरा मिट्टी हुआ काली मिट्टी। भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडा होने के उपरांत बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय एवं अपरदन के कारण हुआ है। अगर बात किया जाए भारत में काली मिट्टी का, तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से हुआ है। यानी कि जहाँ पे काली मिट्टी है वहाँ कभी ज्वालामुखी आया होगा और उस ज्वालामुखी से निकले मैग्मा जब ठंडा हुए तो उस बेसाल्ट चट्टान से इसका निर्माण हुआ है काली मिट्टी का। काली मिट्टी में लोहा, चूना, एल्युमिनियम और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, लोहा, चूना, एल्युमिनियम, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस आदि की कमी होती है। वही जो जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होता है वो काली मिट्टी में कम होता है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी, चेरनोजिम मिट्टी, काली कपासी मिट्टी के नाम से जानी जाती है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम याद रखना है काली मिट्टी का, इसे लावा मिट्टी, चेरनोजिम मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी। अगर बात किया जाए रेड सॉइल का, तो इस मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेल के विघटन एवं वियोजन से होता है। लाल मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। इस मिट्टी को लाल एवं पीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। नेक्स्ट है वो है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, यह मिट्टी मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठार एवं ऊपरी भागों में पाया जाता है, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में चूना और सिलिका के निछालन में इसकी उत्पत्ति होती है। लेटेराइट मिट्टी का स्वरूप ईंट जैसा होता है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। अगला है वह है पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल। इस मृदा को वनीय मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा हिमालय की घाटियों के ढलान पर 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में पाया जाता है। वनीय मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूने का अभाव होता है। अगला है शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टियाँ। यह मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, अरावली पर्वत और सिंधु क्षेत्र के मध्यवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मिट्टी में ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाया जाता है। सातवां है वो है लवणीय और क्षारीय मिट्टी। यह एक अंतः क्षेत्रीय मिट्टी है जिसका विस्तार सभी जलवायु प्रदेश में देखने को मिलता है। इस मिट्टी में सोडियम और मैग्नीशियम की प्रचुरता के कारण यह मिट्टी लवणीय और कैल्शियम और पोटेशियम की प्रचुरता के कारण क्षारीय हो जाता है। अगला है पीट एवं दलदली मिट्टी। इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। यह मुख्यतः तटीय प्रदेश एवं जल जमाव के क्षेत्र में पाया जाता है। इस मिट्टी में घुलनशील लवण की प्रचुरता होती है, परंतु फास्फोरस एवं पोटास का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार से हम 8 मिट्टी को प्रकार को देखें जो भारत में विस्तार है। नेक्स्ट है कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करती है, तो वो है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्य के दूर दराज के इलाकों में विशिष्ट स्थानों पर दुर्गम क्षेत्र में परिवहन के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करता है। ओएनजीसी का बात किया जाए तो स्थापना हुआ था 1956 में। ओएनजीसी भारत की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसका मुख्यालय है देहरादून। याद रखना है ओएनजीसी का स्थापना, यूजीसी का स्थापना, एलआईसी का स्थापना, ये सभी का स्थापना 1956 में होता है। ओएनजीसी का पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। इसके वर्तमान अभी चेंज हो गए हैं। ओएनजीसी एक महारत्न कंपनी है। पवन हंस की स्थापना 1985 में हुई थी। यह भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी है पवन हंस। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो वो हो जाएगा अपना बिहार में 1106 व्यक्ति। बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व बतलाया जाता है 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या से। 1 किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं वो कहलाता है उस राज्य का जनसंख्या घनत्व। टोटल राज्य बटा टोटल जनसंख्या से डिवाइड देंगे तो वो हमारा निकलेगा जनसंख्या घनत्व। और बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में अगर बात किया जाए जनगणना का, तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था, परंतु 1881 से अर्थात लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे नियमित जनगणना
प्रारंभ हुई। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। वहीं 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जहां 11,000 से अधिक व्यक्ति 1 किलोमीटर से में रहते हैं। 11,000 से अधिक। WC प्लाडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। भारत में विश्व के 17.7% जनसंख्या निवास करता है। नागालैंड देश का एकमात्र राज्य है जहां जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रहा है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि कम है वहां पे। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर कम है। 1921 को भारत का बृहत विभाजन वर्ष कहा गया है, बृहत विभाजन वर्ष, और कारण था प्रथम विश्व युद्ध एवं अकाल। 1951 को जनसंख्या में भारी वृद्धि के प्रारंभिक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, महान विभाजक वर्ष 1921 को, लघु विभाजक की संज्ञा 1951 को। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 3 राज्य हैं, वो है मेघालय जहां दशकीय वृद्धि दर रहा है 27.9%, अरुणाचल प्रदेश जहां दशकीय वृद्धि दर रहा है 26%, एवं बिहार जहां दशकीय वृद्धि दर रहा है 25.4%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला 3 राज्य है, वो है नागालैंड माइनस में 0.6%। अभी बतलाया गया नागालैंड जो है वो जनसंख्या वृद्धि का में नकारात्मक रहा है, यानी कि सबसे कम रहा है 0.6% नागालैंड का। केरल का रहा है 4.9%, उसके बाद है गोवा का 8.9%। वर्ष 2024 के प्रमुख सैन्य अभ्यास जैसे देखते हैं, आगे है। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य है, वो है केरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 41। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024, गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया राजस्थान में। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन राजस्थान में किया गया। इससे अन्य प्रमुख देख लेते हैं, जैसे गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति किसके किसके बीच होता है? तो यह 9वां संस्करण था। गरुड़ शक्ति यह 9वां संस्करण है, नवंबर 2024 में हुआ भारत और इंडोनेशिया के बीच। वरुण शक्ति इंडिविजुअल होता है, वो होता है फ्रांस के साथ। वही गरुड़ शक्ति का बात किया जाए तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। यह थल सेना युद्ध अभ्यास है और इसका 9वां संस्करण है, इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ। विनबैक्स का बात किया जाए तो भारत और वियतनाम के बीच होता है, थल प्लस वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा में आयोजन किया गया। सूर्य किरण यह भारत नेपाल के बीच होता है, थल सेना युद्ध अभ्यास है, नेपाल में आयोजन किया गया। ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रा यानी कि ऑस्ट्रेलिया और हिंद यानी कि हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ थल सेना का युद्ध अभ्यास है जो पुणे महाराष्ट्र में आयोजन किया गया। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच आयोजन किया गया, अमेरिका में। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच नौसेना का युद्ध अभ्यास है जो भारत के गोवा में आयोजन किया गया। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच विशाखापट्टनम में आयोजन। मालाबार क्वाड कंट्री के बीच विशाखापट्टनम में। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच थल सेना का युद्ध अभ्यास है, औली उत्तराखंड में आयोजन किया गया। वरुण भारत और फ्रांस के बीच नौसेना का अभ्यास है, भूमध्य सागर में आयोजन किया गया। युद्ध अभ्यास का बात किया जाए तो भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। यह एक थल सेना का युद्ध अभ्यास है जो राजस्थान में आयोजन हुआ। अल नजा भारत और ओमान के बीच थल सेना का युद्ध अभ्यास, ओमान में आयोजन। उदार शक्ति 2024 अगस्त 2024 में आयोजन किया गया, भारत और मलेशिया के बीच। उदार शक्ति थल सेना का है जो मलेशिया में आयोजन किया गया। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच थल सेना का युद्ध अभ्यास है, श्रीलंका में आयोजन किया गया। नेक्स्ट है एक्स खान क्वेस्ट। एक्स खान क्वेस्ट यह एक प्रकार का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, थल सेना का, जो उलान बटोर मंगोलिया में आयोजन किया गया। नोमैडिक एलिफेंट जुलाई 2024 में भारत और मंगोलिया के बीच थल सेना का युद्ध अभ्यास है जो उमरोई मेघालय में आयोजन किया गया। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच थल सेना का युद्ध अभ्यास है जो टांग प्रांत थाईलैंड में आयोजन किया गया। होपेक्स भारत और मिस्र के बीच वायुसेना का युद्ध अभ्यास है, मिस्र में आयोजन किया गया। जाइमेक्स भारत और जापान के बीच युद्ध अभ्यास है, योकोसाकू जापान में आयोजन किया गया। रेड फ्लैग बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है जो अलास्का यूएसए में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल किया है? बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड BSPTCL तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल किया है? तो मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर में, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर में। ठीक है, नई नेक्स्ट है लीची पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिला में है? तो यह है मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है
बिहार के प्रमुख शोध एवं अनुसंधान केंद्र का बात किया जाए तो जैसे केला अनुसंधान केंद्र, यह है वैशाली में, केला अनुसंधान केंद्र गौराल वैशाली में। आलू विकास एवं शोध संस्थान बिहार शरीफ में। मक्का विकास एवं शोध संस्थान बेगूसराय में। चावल विकास एवं शोध संस्थान आरा में। राष्ट्रीय लीची विकास एवं शोध संस्थान मुजफ्फरपुर में। नेशनल रिसर्च फॉर मखाना दरभंगा में। अभी जो बजट पेश किया गया था उसमें मखाना बोर्ड बनाने की भी घोषणा की गई थी। टसर सिल्क विकास केंद्र, यह है भागलपुर में, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। फल विकास एवं शोध संस्थान सबौर भागलपुर में, यहाँ पे पूसा विश्वविद्यालय है सबौर। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। राष्ट्रीय राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में। अरबिक और फारसी अनुसंधान संस्थान पटना में। प्राकृतिक जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान वैशाली में। एन सिन्हा शोध संस्थान, यह है पटना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 44। कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? पूछा गया है जनसंख्या की गुणवत्ता कौन निर्धारित नहीं करता है, तो वह है मुद्रास्फीति। साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण, ये सभी जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। वही मुद्रास्फीति, यह जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करता है। मुद्रास्फीति जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता। जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक है साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट, जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, व्यक्ति के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण। गुणवत्तापूर्ण जनसंख्या से ही बेहतर मानव संसाधन का निर्माण होता है, किसी देश के प्रगति या विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मानव संसाधन, किसी देश के संदर्भ में मानव संसाधन उसकी जनसंख्या में पाई जाने वाली योग्यता, क्षमता, कौशल एवं ज्ञान है जो उस देश के लिए मानव पूंजी का निर्माण करता हो। भारत की साक्षरता दर 2011 के अनुसार है 74.04%। बिहार में साक्षरता दर है 61.82%। जीवन प्रत्याशा क्या है, तो किसी व्यक्ति या समूह के लोगों द्वारा सामान्य परिस्थिति में जीने की अपेक्षित औसत वर्षों की संख्या। जीवन प्रत्याशा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है आर्थिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, आवास, स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सुरक्षा जैसी चीजें सम्मिलित हैं। 2024 में भारत की जीवन प्रत्याशा रही है 70.62 वर्ष। बिहार की जीवन प्रत्याशा है 69.2 वर्ष। मुद्रास्फीति क्या होता है, तो जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना दो सूची पर होता है, एक है थोक मूल्य सूचकांक, एक है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2 से 3% की मुद्रास्फीति दर अर्थव्यवस्था के लिए ठीक होती है, जबकि इससे अधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है। कौशल निर्माण का अर्थ है उन कौशल विकास करना जिनकी कंपनी को अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूप से आवश्यकता होती है तथा जो संगठन के भविष्य योजनाओं के अनुरूप हो। कौशल विकास हेतु भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ वर्ष 2015 में किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY का प्रारंभ किया गया था पीएम मोदी द्वारा 2015 में। नेक्स्ट है कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? गैर बाजार क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन है, तो राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है, तो यह एक प्रकार का गैर बाजार क्रिया है, इससे बाजार से कोई भी लेना देना नहीं होगा। मोहन एक कृषक है, वह फसल बेचता है, फसल बेचने का कार्य तो यह होगा बाजार से। राजू एक दुकानदार है, किराने का सामान बेचता है, तो बेचने का काम हो रहा है दुकानदार मार्केट से। नेहा एक बुटीक चलाती है, ऑर्डर पर कपड़े सिलती है, यह भी संबंध हो जाएगा बाजार से। लेकिन राम के पास गाय है और उसका दूध वो स्वयं उपभोग कर रहा है, इसमें बाजार से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? बहुराष्ट्रीय निगम की स्थिति में कौन सही नहीं है, तो वस्तु एवं सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। वस्तु एवं सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑनेस्टी किसका एक प्रकार है, तो ऑनेस्टी एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ऑनेस्टी यह प्रकार का कैसा नाउन है, तो यह भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी कैसा है, तो यह एक प्रकार का भाव है, वह ईमानदार लड़का है। कैसा लड़का है, तो ईमानदार लड़का है, यानी कि ऑनेस्टी क्या है, एक भाव है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू इनटेंजिबल थिंग्स दैट डोंट एग्जिस्ट एज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। वर्ड्स हैविंग ITY, ISM, MENT, NESS, द सफिक्स आर एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे चाइल्डिश बिहेवियर, ठीक है, गुडिश। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन बिलो सेंटेंसेस। ऑल मेन मस्ट डाई, ऑल मेन मस्ट डाई, यहाँ पे एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑल मेन मस्ट डाई, तो यहाँ पे एडजेक्टिव कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑल, यानी कि सभी। मैन मस्ट डाई, सभी मनुष्य अवश्य मरेंगे, यानी कि यहाँ पे सभी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एडजेक्टिव। चूज द
करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज़ मेड ऑफ यूजिंग अ प्रीफिक्स ए। प्रीफिक्स ए को लगा के विच इज़ मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए अगेंस्ट AGINST अवेक एवव ARE अवेक ए प्लस वेक। वेक मीन्स होता है जागना, अवेक ए प्रीफिक्स लगाया गया है, ठीक है। अवेक में WAKE वेक जागना, ठीक है। अवेक वेक रूट वर्ड है। रूट वर्ड वो होते हैं जिनसे किसी शब्द की उत्पत्ति होती है, जैसे अगेंस्ट एवव आर में कोई भी प्रीफिक्स का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रीफिक्स किसको कहते हैं? तो उपसर्ग, जैसे हिंदी में पढ़े थे उपसर्ग, वही है प्रीफिक्स, यानी कि शब्द के पहले कुछ आए और उसके अर्थ में चेंज कर दे तो उसे कहते हैं प्रीफिक्स। नेक्स्ट है वह संस्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है, वह स्थान क्या कहलाता है? तो वह स्थान कहलाता है डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है शुक्राणु का अंडाणु से सामना डिंब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब में होता है। गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय का निचला हिस्सा होता है जिसका कार्य गर्भाशय को योनि से जोड़ने का है। यूट्रस 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा इसकी दीवार की मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। वजन लगभग 35 ग्राम होता है और इसकी आकृति नाशपाती जैसी होती है। मुख्य कार्य निषेचन के बाद बने भ्रूण को सुरक्षा तथा पोषण एवं आश्रय प्रदान करना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 51। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है कौन सा? मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है वो है मस्तिष्क, ब्रेन। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है क्योंकि मस्तिष्क ही शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रण और सामंजस्य का आधार है। मानव मस्तिष्क का वजन अगर बात किया जाए तो 1400 ग्राम और 1300 से 1400 ग्राम याद रखना है। बाहरी आघात से बचना है तो मानव मस्तिष्क अस्थियों की खोल क्रेनम में बंद होता है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो होता है क्रेनम। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग सेरिब्रम है जो कि स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक शक्ति, ज्ञानी वाणी, चिंतन और बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है। थैलमस दर्द, ठंडा और गर्मी की पहचान का कार्य करता है। हाइपोथैलमस भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ताप नियंत्रण आदि का केंद्र होता है। ब्लड प्रेशर के जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी इसी के नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट है कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो यह है मोलस्का का, ठीक है। मोलस्का का कल जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मोलस्का समुद्री, ताजे पानी और स्थलीय पर्यावरण में पाए जाते हैं। प्रोटोकार्डेटा का कंकाल कठोर नहीं बल्कि एक नम कार्टिलेजेंस कंकाल का बना होता है। वही बात किया जाए अगर ऑर्थोपोडा का, तो ऑर्थोपोडा का कठोर कंकाल होता है परंतु यह काइटिन का बना होता है, न कि काइटिन, यह इसका बना होता है काइटिन का। ऑर्थोपोडा का आउटर कवरिंग काइटिन का बना होता है। इकाइनोडर्मेटा का बात किया जाए तो इकाइनोडर्मेटा का कंकाल भी कठोर होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इकाइनोडर्मेटा का भी जो कंकाल होता है वो कठोर होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा लिम्फ यानी कि लसिका के संदर्भ में गलत है? तो लसिका परिवहन का कार्य करती है। लसिका प्लाज्मा के समान रंगहीन होता है। लसिका अंत से पाचित और अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करता है। तो ये सभी सही है, उपयुक्त सभी कथन सही है। लसिका तंत्र के 5 प्रमुख कार्य: शरीर के उत्तक से रिसने वाले लसिका को बाहर निकालता है, रक्त प्रणाली में भेजता है, आंतों से वसा में घुलनशील विटामिन और प्रोटीन को अवशोषित कर उन्हें वापस रक्त में पहुंचाता है। लसिका तंत्र प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है जो रोगाणु और अन्य पदार्थ से लड़ने के लिए श्वेत रक्त कोशिका और अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उत्पादन और उत्सर्जन करता है। लसिका तंत्र लसिका को छानकर अपशिष्ट उत्पाद और अस्वस्थ कोशिकाओं को हटाना और उन्हें शरीर से बाहर निकालना इनका मुख्य कार्य है। एवं रक्त में विषाक्त पदार्थों को अक्सर नोट्स द्वारा चुनिंदा रूप से फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट है एक अपसारी दर्पण इनमें से कौन सा है? अपसारी दर्पण इनमें से कौन सा होगा? तो अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण अगर बात किया जाए उत्तल दर्पण का तो यह हमारा होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण यानी कि यहाँ से प्रकाश पड़ने के बाद यह स्कैटर करता है। अपसारी दर्पण एक उत्तल दर्पण है क्योंकि जब प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद अपसारी हो जाती है, अर्थात किरणें दर्पण की परावर्तक सतह से टकराने के बाद विचलित हो जाती है, ठीक है, स्कैटर हो जाता है। वही अगर बात किया जाए अवतल दर्पण का तो यह इसे अभिसारी कहा जाएगा, ठीक है, अभिसारी कहा जाएगा क्योंकि इससे एक जगह पे आके फोकस होता है। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणें को सिकोड़ता है। उत्तल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो, ठीक है,
गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब इससे बना प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। यदि किसी वस्तु का उत्तल दर्पण से दूरी बढ़ाई जाए तो दर्पण से बने आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब का आकार छोटा हो जाता है तथा उसकी स्थिति दर्पण के पीछे ध्रुव से फोकस की ओर खिसकती है। उत्तल दर्पण का यूज देखते हैं तो ट्रक या मोटर कार में चालक के बगल में पृष्ठ दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण होता है। सड़क में लगे परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे देखते होंगे, जहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है वहाँ पे एक उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है ताकि ये तीक्ष्ण मोड़ पर आने वाली गाड़ियाँ पहले ही दिख जाए। अवतल दर्पण का यूज देखते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग बड़ी फोकस व दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। आँख कान नाक के डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में यूज किया जाता है। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण देखते हैं तो समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर दर्पण के सामने रखा हो। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। यानी कि अगर 1 मीटर का वस्तु है तो हमें उस वस्तु की पूर्ण रूप से परछाई देखने के लिए हमें जो दर्पण चाहिए वो मात्र 50 सेंटीमीटर का ही चाहिए। समतल दर्पण से कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष यदि भी चाल से गतिमान हो तो उस वस्तु और प्रतिबिंब के सापेक्ष गति होगा वो 2v होगा। ये अगर हमारा समतल दर्पण है तो अगर इसकी ओर हम v गति से आए तो इस दर्पण में हमें v प्लस v यानी कि 2v यानी कि सापेक्ष गति होगा, वो हो जाएगा 2v गति। ठीक है, इस दर्पण में भी वह भी वेग से आएगा और ये v प्लस v दोनों सापेक्ष गति में जुड़ जाएगा यानी कि 2v से वस्तु प्रतिबिंब की ओर गतिमान होगा। समतल दर्पण का उपयोग दैनिक जीवन में समतल दर्पण का उपयोग आईने के रूप में किया जाता है। बहुदर्शी और पारदर्शी में पानी की सतह से बाहर देखने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि पेरियोस्कोप में भी हम समतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है पेरियोस्कोप में जो 2 मिरर को 45 डिग्री एंगल पर रख के हम पेरियोस्कोप का यूज करते हैं, जो जल के भीतर से बाहर की वस्तु को देखने के लिए यूज किया जाता है। इसमें समतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है पेरियोस्कोप में। नेक्स्ट है, चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। ठीक है, बतलाया गया है एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी। उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है किस प्रकार? ठीक है, तो एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है कि न कि समांतर क्रम में। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है एमीटर तथा वोल्टमीटर दोनों परिपथ श्रेणी क्रम में, एमीटर परिपथ को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाना चाहिए था। देखिए यहाँ पे यह कुछ है, एमीटर है और एमीटर को समांतर क्रम में लगा दिया गया है, गलत है। वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में लगा दिया गया है, यह भी गलत है। तो एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाकर यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। यदि किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर v के हो तथा उसमें प्रवाही धारा I एम्पियर हो तो ओम के अनुसार v = I × R, जहां R चालक का प्रतिरोध है। विद्युत धारा को एमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श एमीटर, उसका प्रतिरोध होगा हमेशा 0। आदर्श कोई चीज़ नहीं होता है, लेकिन याद रखना है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है तो वो 0 होता है। वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापने के लिए किया जाता है एवं इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है। वोल्टमीटर को एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। विद्युत फ्यूज का बात किया जाए तो फ्यूज जो टीन और सीसा का मिश्रण का बना होता है, जिसमें टीन 63%, सीसा 37% का मिश्र धातु का बना होता है, यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 56। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना हो, ठीक है, m 4 गुना हो तो इसके वेग आधा हो तो वस्तु का संवेग क्या होगा? P = होता है m × v। ठीक है, द्रव्यमान 4 गुना हो यानी कि 4m हो तथा वेग आधा हो यानी कि v/2 हो तो संवेग हो जाएगा 2mv यानी कि पहले का 2 गुना। ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 गुना। एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना हो तथा इसका वेग आधा हो तो वस्तु का संवेग 2 गुना होगा, m 4m। ठीक है, यह हो जाएगा 4 गुना, तो संवेग हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 गुना। एक यहाँ से रिलेशन याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी और संवेग काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी p²/2m। p याद रखना है, p होता है m × v। p
इम्पल्स होता है, यानी कि संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ से फॉर्मूला रखना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत उपकरण को अतिभारण यानी कि ओवरलोडिंग के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सा है? तो वह है फ्यूज का उपयोग। फ्यूज का उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण को अतिभार के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है वह है फ्यूज का प्रयोग। विद्युत फ्यूज क्या है? तो विद्युत फ्यूज परिपथ तथा संधारित्रों की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से विद्युत धारा को उनसे प्रवाहित न होने देकर किया जाता है। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है श्रेणी क्रम में, एवं हमेशा जो जोड़ा जाएगा वो जोड़ा जाएगा फ्यूज को लाइव वायर में। ठीक है, लाइव वायर में जोड़ा जाता है और इसका लाइव वायर का कलर जो होता है वो होता है रेड। ठीक है, फ्यूज तार एसएन और पीबी का मिश्र धातु से बना होता है। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है, जिससे फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। फ्यूज तार धातु के सिरे वाले पोर्सिलेन अथवा इसी प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ के कार्टेज में रखा जाता है। लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है एवं उस समय फ्यूज ब्रेक कर जाता है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बिहार में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं एवं राष्ट्रीय पार्क हैं एवं टाइगर रिजर्व हैं? तो बिहार में 13 वन्य जीव अभयारण्य, बिहार में 13 वन्य जीव अभयारण्य, 1 नेशनल पार्क और 1 टाइगर रिजर्व। अब हो गए हैं टाइगर रिजर्व की संख्या 2। ठीक है, एक है कैमूर और एक है वीटीआर पश्चिमी चंपारण का। ठीक है, तो 13, 1 और 1, जब एग्जाम हुआ था तो 13, 1, 1 ही थे, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। बिहार में 13 वन्य जीव अभयारण्य, 1 राष्ट्रीय पार्क, 1 टाइगर रिजर्व है। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिमी चंपारण जिला में है। यह बाघ संरक्षण के लिए भी समर्पित है और 898.93 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। देखते हैं बिहार के प्रमुख अभयारण्य का। तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य यह गया में है, भीम बांध मुंगेर में है, कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में है, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है, नागी डैम पश्चिम बिहार जमुई में है, नकटी यह भी जमुई में है, सलीम अली यह भी वैशाली में है, सलीम अली जुबा साहनी बैडला झील अभयारण्य यह वैशाली में है, पंत वन्य जीव अभयारण्य राजगीर में है, रजौला वन्य जीव अभयारण्य यह नवादा में है, रजौला वन्य जीव अभयारण्य रजौला वन्य जीव अभयारण्य यह नवादा में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य यह भागलपुर में है, उदयपुर पश्चिमी चंपारण में, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य यह कैमूर और रोहतास में फैला है। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। भाबर प्रदेश के अंतर्गत वह प्रदेश जो छिद्रपूर्ण हो। तराई प्रदेश के अंतर्गत घरे जंगल और वन प्राणियों वाला क्षेत्र आता है। बांगर प्रदेश में पुराना जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र एवं खादर प्रदेश में नवीन युवा निक्षेप खादर के अंतर्गत आता है। भाबर मिट्टी हिमालय की तलहटी में स्थित चट्टानी और छिद्रपूर्ण मिट्टी को एक संकरी पट्टी है। यह पहाड़ों से नदियों द्वारा लाए गए मलबे और तलछट के जमाव से बना है। भाबर शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे का क्षेत्र है। भाबर में कंकड़ गाद और बालू मिलती है। भाबर क्षेत्र में खेती नहीं की जा सकती है। तराई मिट्टी का बात किया जाए तो तराई मिट्टी का निर्माण हिमालय से नदियों द्वारा लाए गए अवसाद या तलछटी पदार्थों के एकत्रीकरण एवं अवसादन से होता है। यह घने जंगल एवं वन्य प्राणी वाला क्षेत्र है। तराई मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त होता है और धान गन्ना तंबाकू और बाजरा जैसी फसल की पैदावार को बढ़ाता है। तराई मिट्टी में साल के ज़्यादातर समय में नमी रहता है और भूजल स्तर भी ज़्यादा रहता है। बांगर मिट्टी यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी तराई के दक्षिण में पुरानी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र प्रारंभ होती है, जिसे यहाँ बांगर कहते हैं। खादर यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी प्रत्येक साल बाढ़ द्वारा लाई गई बहाकर मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी का सहायक नदी इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो गोदावरी का सहायक है बेनगंगा। गोदावरी का सहायक है बेनगंगा। गंगा के सहायक नदी है गंगा का सहायक नदी है कोसी। कृष्णा का सहायक नदी है कोयना महाराष्ट्र में। कृष्णा का सहायक नदी है कावेरी का सहायक नदी है अमरावती। तो ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1 ऑप्शन हो जाएगा बी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसका उद्गम स्थान पश्चिमी घाट के पहाड़ियों में स्थित त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है। इसके गोदावरी के प्रमुख सहायक नदी है प्राणहिता, पूर्णा, बेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा आदि। वही बात किया जाए गंगा का तो गंगा नदी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के सम्मिलित रूप है। देवप्रयाग के निकट मिलकर यह गंगा कहलाता है। इसका मुख्य
स्रोत है उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद। गंगा की प्रमुख सहायक नदी है वह है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, यमुना, महानंदा आदि। गंगा नदी का सर्वाधिक लंबाई है उत्तर प्रदेश में। फरक्का बांध के बाद गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। अगर बात किया जाए कृष्णा नदी का तो यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी घाट यानी कि महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1400 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है कोयना, यारला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि। अगर वही बात किया जाए कावेरी नदी का तो कर्नाटक के कोडागु जिला से मैसूर पठार के दक्षिण में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यह नदी निकलता है जिसके इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं हेमावती, लोकपावनी, अर्कावती, भवानी, अमरावती इत्यादि। कावेरी नदी पर ही होगनकल जलप्रपात स्थित है। कावेरी नदी पर ही होगनकल जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है? तो मोनोजाइट से हमें प्राप्त होता है थोरियम। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। थोरियम मोनोजाइट रेत में मिलता है। थोरियम इसकी प्राप्ति मुख्यतः मोनोजाइट बालू निक्षेप से होता है जिसका निर्माण प्रोकैम्बियन काल में चट्टान से नष्ट होकर चूर्ण बन जाने के कारण हुआ है। यह मोनोजाइट निक्षेप मुख्यतः केरल के तटवर्ती भागों में पाया जाता है। सोना का बात किया जाए तो सोना की गणना बहुमूल्य धातुओं के रूप में की जाती है। देश में कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 98% भाग कर्नाटक की कोलार और हट्टी की स्वर्ण खानों से किया जाता है। कुछ प्रमुख सोने की खान है जैसे रामगिरी की खान आंध्र प्रदेश के, कोलार और हट्टी कर्नाटक का। कोयला का बात किया जाए तो यह मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एवं ठोस से संस्तरित शिला है जिसमें उष्मा और प्रकाश या दोनों की आपूर्ति हेतु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन की घटती गुणवत्ता के अनुसार कोयले के चार प्रकार है। एंथ्रासाइट में कार्बन का कंटेंट होता है वो है 80 से 95, बिटुमिनस में 55 से 65, लिग्नाइट में 45 से 55 एवं पीट में 35 से 45% कार्बन का कंटेंट होता है। सर्वाधिक उच्च गुणवत्ता की कोयला एंथ्रासाइट है एवं क्योंकि इसमें कार्बन का प्रतिशत 80 से 95% होता है। एवं सर्वाधिक निम्न गुणवत्ता की कोयला पीट कोयला है क्योंकि इसमें कार्बन मात्र 35 से 45% तक ही पाया जाता है। भारत में आधुनिक विधि से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र में किया गया था। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कोयले के प्रमुख प्राप्ति स्थल है जैसे दामोदर नदी घाटी, सोन महानदी, ब्राह्मणी नदी, वर्धा, गोदावरी, इंद्रावती नदी आदि। पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र देश का सबसे महानतम और बड़ा कोयला क्षेत्र है। भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में मनारपुरम में होने का अनुमान लगाया है। 2024 के कोयला उत्पादक राज्य में है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। पेट्रोल का बात किया जाए तो पेट्रोल तेल एंड प्राकृतिक गैस निगम ONGC द्वारा 26 स्थलीय एवं सागरीय तेल संभावित बेसिन का पता लगाया गया है जिसमें 2019 के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल खनिज तेल भंडार में 619 मिलियन टन है। देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन तेल क्षेत्र असम में है डिगबोई। असम का याद रखना है डिगबोई तेल क्षेत्र नहरकटिया, हरगडीजान, मुरानू एवं सुरल नदी घाटी प्रमुख है। गुजरात तेल क्षेत्र के अंतर्गत खंभात, ओंकलेश्वर, नावागांव, कोसांबा, ओलपाद, ढोलका, मेहसान, कलोल आदि क्षेत्र आते हैं। मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स। द टीचर टीचेज द स्टूडेंट पैसिव हो जाएगा। द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। द स्टूडेंट आर टॉट बाय द टीचर। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है choose the correct word which is opposite in the meaning in the underlined word. I was deeply affected by his urban behavior का होगा rude behavior। अपोजिट हो जाएगा अर्बन का rude behavior। ठीक है, अर्बन मीन्स होता है शिष्ट या भद्र और rude मीन्स हो जाएगा कठोर। ठीक है, rude उदंड, कठोर। ठीक है, नेक्स्ट है दो संख्या जिनका योग 28 है, गुणनफल 187 है। संख्या क्या हो जाएगा? योग पूछा जा रहा है 28 और गुणनफल पूछा जा रहा है 187। तो देखेंगे 21 गुने 7 करेंगे तो 147 होगा, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा। 6 दूनी 12 यानी कि लास्ट में 2 डिजिट आएगा, 2 आएगा तो ये भी नहीं होगा। 5 तिया 15 यहाँ पे 5 आएगा, ये भी नहीं होगा। 11 गुने 17 करेंगे तो 11 17 28 एवं गुणनफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 187 के, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है
एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 2.5 घंटे का ही समय लगे। पूछा गया है एक कार का एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेता है, यानी कि टोटल दूरी तय करता है 50 × 3 यानी कि 150 किलोमीटर। अब उसे पहुंचना है 2.5 घंटे में, तो चाल कितना होगा, तो 2 दूनी 4 1 5/2, तो काट दीजिए 30 × 25 150, 30 दूनी 60 किलोमीटर। पूछा जा रहा है कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में उसे 2.5 घंटे। तो पहले स्पीड था 50 किलोमीटर, अब है 60 किलोमीटर, तो कितना स्पीड बढ़ाया जाना चाहिए, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड और बढ़ाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर एक और केवल एक नहीं, एक से अधिक भी खींचा जा सकता है। ठीक है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बिल्कुल सही है, बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यानी कि कथन दो सत्य है, एक असत्य है, एक गलत है, तो और 2 सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 11 7 3 के 15 पदों का योग क्या होगा। तो फॉर्मूला लगाना है SN = n/2 × a + n - 1 × d। ठीक है, सबका वैल्यू दिया हुआ है, आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं में SER विष तथा दबाव के निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन सा निभाता है, तो यकृत कोशिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यकृत कोशिकाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवाओं के निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यकृत कोशिका। नेक्स्ट है कॉलम 1 को 2 से मिलान करना है। द्रव्य संयोजी ऊतक इनमें से कौन होगा, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। उपकला ऊतक का बात किया जाए, उपकला ऊतक, तो त्वचा एक उपकला ऊतक का उदाहरण है। जोड़ों का सतह से संबंधित है उपास्थि। तंत्रिका ऊतक से संबंधित है स्पाइनल कॉर्ड। ऑप्शन हो जाएगा 3 2 4 1। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया। उन्हें जो गैस ली थी वे कौन से गैस थे, तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं एक वस्तु 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील है। x दूरी में इसे रोकने के लिए F बल की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दी जाती है तो उतनी ही दूरी में रोकने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, तो इसे बना लीजिएगा 9F आएगा कि 9 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। ठीक है, 9 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है यदि प्रतिरोध R के किसी टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है, इसे 6 बराबर भागों में काट लिए, 3 4 5 6। ठीक है, अब कहता है इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। ये हमारा रेसिस्टेंस R था। अब इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। यदि इस संयोजन के तुल्य प्रतिरोध R हो तो R/R' का वैल्यू क्या होगा, यानी इसका रेसिस्टेंस R था, अब R' का रेसिस्टेंस, तो दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 36 के बराबर। ठीक है, प्रतिरोध R के तार को 6 बराबर भागों में काटने पर एक तार के प्रतिरोध का भाग R/6 होगा। R/6 1/R का वैल्यू 1/R/6, तो इस प्रकार से निकालेंगे तो यह वैल्यू हो जाएगा 36 यूनिट। नेक्स्ट है 36 ओम, रेशियो पूछ रहा था, तो R/R' हो जाएगा, वो हो जाएगा 36। नेक्स्ट है किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति में चलता है, तो सॉलिड में। ठीक है, सॉलिड, और सॉलिड में भी एल्युमिनियम में याद रखना है। यहाँ पे सॉलिड में एकमात्र है स्टील। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा स्टील में सबसे अधिक होगा। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग के रूप में संचरित होता है। ऊर्जा हमारे कान में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करता है। ध्वनि तरंग का बात किया जाए तो ध्वनि तरंग यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। इसका संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सभी माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस में संचरण कर सकता है, लेकिन निर्वात में संचरण नहीं कर पाता क्योंकि माध्यम अनुपस्थित होता है।
ध्वनि तरंग की आवृत्ति परिसर 20 Hz से कम की आवृत्ति को अपश्रव्य, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। राइनोसिस 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को अपश्रव्य ध्वनि का उपयोग संपर्क स्थापित करता है। व्हेल तथा हासी अपश्रव्य ध्वनि परिसर में ध्वनि उत्पन्न करते हैं। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। श्रव्य का बात किया जाए यानी कि ऑडिबल होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक प्राश्रव्य कहेंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले ध्वनि को अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों पर प्रभाव। देखते हैं ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव। यदि ताप बढ़ाते हैं, किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ती है, ठीक है। यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो स्पीड भी साउंड का बढ़ेगा। दाब का प्रभाव कोई भी नहीं प्रभाव होता है। घनत्व का प्रभाव, घनत्व अधिक होने पर ध्वनि का वेग अधिक होता है। आर्द्रता का प्रभाव, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिए प्रभाव। नेक्स्ट है कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। भारत की दूसरी एवं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी के डेल्टा में कोरिंगा मैंग्रोव वन पाया जाता है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। गोदावरी नदी के डेल्टा में कई तरह की मछलियां और क्रस्टेशियंस पाए जाते हैं। तुंगभद्रा नदी का बात किया जाए तो यह नदी दक्षिण भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी है। कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में बहती हुई आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में यह मिल जाता है, तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सही सुमिलित करें। कोयना यह वन्य जीव अभयारण्य है, तो कोयना यह हो जाएगा महाराष्ट्र में। कोयना डैम भी है महाराष्ट्र में। इतूर नगरम यह हो जाएगा तेलंगाना में। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य यह राजस्थान में है। चंद्रप्रभा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो यह हो जाएगा CABD, ऑप्शन हो जाएगा C। कोयना महाराष्ट्र में, इतुरगनम तेलंगाना में, सरिस्का राजस्थान में, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में। प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य देख लेते हैं, जैसे केबुल लमजाओ नेशनल पार्क यह मणिपुर में है, एकमात्र रहता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य असम में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य यह महाराष्ट्र में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य यह महाराष्ट्र में है। सबरीमाला केरल में है। जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल में है। वन विहार नेशनल पार्क यह मध्य प्रदेश में है। रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में है। गोगाबिल पक्षी विहार यह बिहार के कटिहार जिला में स्थित है। भारत में वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क एवं वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुई। वन्य जीव अभयारण्य का गठन किसी प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान का गठन विशेष प्रकार के शरणस्थली के रूप में किया जाता है, अर्थात ये हैबिटेट ओरिएंटेड होते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के लेह जनपद में स्थित है, जिसका नाम है हेमिस हाई। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो था वो है हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और बाद में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, ठीक है। पहला राष्ट्रीय उद्यान था, नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, उससे बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। वर्तमान में नाम है वो है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय राज्यपाल कौन थे? तो वे हैं नित्यानंद कानूनगो। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1968 में, तब बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो एवं मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो, मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति 29 जून 1968 ईस्वी को लगा था। 29 जून 1968 को, जो 26 फरवरी 1969 तक चला। बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। यदि कोई राज्य सरकार जानबूझकर संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करे अथवा राज्य में ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाए जहां की सरकारें संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल पाता हो, तो उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। बिहार में अभी तक वर्तमान में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन सन 2005 में, प्रथम बार 1968 में एवं लास्ट बार 2005 में लागू हुआ था। 2005 में जब लागू हुआ उस समय राज्यपाल थे बूटा सिंह एवं मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं वो है राबड़ी देवी। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल देखते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला नाम याद रखना है। बिहार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो ये है जयराम दास दौलतराम। नेक्स्ट देखते हैं बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट है? तो ये 2 सीट है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि ST के लिए कितना सीट रिजर्व है? तो 2 सीट रिजर्व है, ठीक है, 2 सीट रिजर्व है।
ये 2 सीट, एक है मनिहारी कटिहार का एवं कटोरिया बांका का। मनिहारी कटिहार का एवं बांका का कटोरिया सीट 2 सीट विधानसभा में एसटी के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति के लिए बिहार विधानसभा में 38 सीट का आरक्षण किया गया है। नेक्स्ट है लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध है। तो सामंत का संबंध है लॉर्ड से, जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध होता था। नेक्स्ट है पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में है। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल यह कहाँ है, तो यह है राजस्थान में। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इस स्थल पर व्यापक पुरातात्विक खुदाई हुई है जिससे महत्वपूर्ण कलाकृति, मिट्टी के बर्तन, उपकरण और अन्य अवशेष मिले हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, तो यह शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है दिल्ली में। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में स्थित है। चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत थे, सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक हैं। इन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया और महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है, यानी कि ईश्वर का प्रिय। इनके कुछ प्रसिद्ध शिष्यों में है शेख नसूरुद्दीन चिराग देहलवी एवं अमीर खुसरो जैसे कवि शामिल हैं। निजामुद्दीन औलिया का संबंध गयासुद्दीन तुगलक से अच्छे नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 3 अप्रैल 1325 ईस्वी को हुआ था। तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है, तो यह है बेंगलुरु में। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का मानव अंतरिक्ष केंद्र उड़ान बेंगलुरु में स्थित है। इस अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन 30 जनवरी 2019 को किया गया। 30 जनवरी 2019 को इसरो के मुख्यालय परिसर में किया गया। इसरो का स्थापना का बात किया जाए तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसरो के प्रमुख अंतरिक्ष एवं संस्थान हैं जैसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम केरल में, ISSC इसरो उपग्रह केंद्र यह बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र यह अहमदाबाद में गुजरात में स्थित है। सार केंद्र श्रीहरिकोटा रेंज यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। LPSC लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम यह है त्रिवनंतपुरम बेंगलुरु में। स्ट्रैक इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क यह कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई IISU यह तिरुवनंतपुरम केरल में है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी यह तेलंगाना देहरादून में। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान यह भी देहरादून में है, उत्तराखंड। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ACL और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 82 कौन सा एक मिश्रण है, तो वायु यह एक मिश्रण है। मिश्रण किसे कहा जाएगा, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिला देने से बना पदार्थ मिश्रण कहलाते हैं। यदि एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो वह यौगिक होगा, वही किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण 2 प्रकार का होगा, एक समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें उसमें घटक एक दूसरे से इस प्रकार मिले हुए हो कि पूरा मिश्रण समरूप हो उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं, जैसे जल में चीनी का विलयन इत्यादि। विसमांगी मिश्रण किसे कहा जाएगा, तो ऐसा मिश्रण जिसमें इसमें घटक एक दूसरे से पूरी तरह नहीं मिलते हो, अर्थात जिस मिश्रण में पदार्थों का गुण एक समान ना हो उसे विसमांगी मिश्रण कहा जाता है। यौगिक का बात किया जाए तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है, वह होता है यौगिक, जैसे पानी H2O, CO2, CH3। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर देख सकते हैं, जैसे तत्व यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण इसमें उपस्थित घटकों का गुणधर्म को दर्शाता है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा धातु की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में सही निरूपण है, तो यह हो जाएगा पोटेशियम के बाद एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर। कुछ ट्रिक यहाँ पे अपनाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज के लिए, तो कैटरीना यहाँ लिखेंगे, कैटरीना K4 ये याद रखना है, कैटरीना, ने, कार, मांगा, ठीक है, कैटरीना ने, कार, मांगा, एल्टो, ठीक है, एल्टो, जेन, फेरारी, ठीक है, फेरारी। इतना तो याद कर ही सकते हैं और इतना ही दे दिया गया है, कैटरीना ने, कार, मांगा, एल्टो, जेन, फेरारी, ठीक है। पोटेशियम K4 के यानी कि पोटेशियम, N ने यानी कि Na यानी कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। रिएक्टिविटी सीरीज याद होना ही चाहिए, केमिस्ट्री के लिए एक क्वेश्चन आता ही आता है। Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au सबसे कम अभिक्रियाशील है वो है Au।
तो इसके अनुसार से वहाँ पे सरिया लेना है। नेक्स्ट है, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का द्विघात समीकरण है तो a का मान क्या नहीं हो सकता है, तो वो है a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण के लिए x का वैल्यू 2 है और उसमें जो कोफिशिएंट है उसका कुछ a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो b हो जाएगा, यानी कि a 0 नहीं होना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा b। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 85। राम ने 10,000 रुपये का ऋण 7.5% वार्षिक दर से ब्याज दर पर लेता है, उसे वर्ष में कितनी राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी, तो वह हो जाएगा 750 रुपया, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यदि tan a का वैल्यू दिया है, cos a का वैल्यू फाइंड करना है। tan a का वैल्यू दिया गया है तो cos a का वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/√5, ऑप्शन हो जाएगा बी। tan a यानी कि b/p का वैल्यू दिया है, हमें पूछा गया है b/h का वैल्यू, ठीक है, b/h का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2/√5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 87। टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था, तो मिरियाबो और अबोसिये ने, मिराबियो और अबोसिये ने, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हेनरी कॉट के किस आविष्कार में शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ, तो यह पुडलिंग प्रक्रिया के द्वारा, पुडलिंग प्रक्रिया के खोज के द्वारा, पुडलिंग प्रक्रिया की खोज के द्वारा हेनरी कॉट की पुडलिंग प्रक्रिया से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। हेनरी कॉट ने 1784 में कच्चे लोहा का गाढ़ा लोहा में बदलने के लिए पुडलिंग प्रक्रिया को आविष्कार किया था। पुडलिंग प्रक्रिया बड़े पैमाने पर गुणवत्ता युक्त लोहे का उत्पादन करने की पहली विधि है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण पदार्थों की उपस्थिति में कोयले से चलने वाली भट्टी में पिघले हुए कच्चे लोहे को हिलाया जाता है। परिचालित हवा ने लोहे से कार्बन हटा दिया जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप गाढ़ा लोहा तैयार होता है। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था, तो राखी दिवस में के रूप में 16 अक्टूबर 1905, इस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुआ था एवं 16 अक्टूबर को यह लागू हुआ। इस विभाजन का पहला सामूहिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया। इस दिन को शोक दिवस एवं उपास दिवस भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी थी, तो वह है वर्ष 1936। बिहार को राज्य दर्जा 1936 ईस्वी में मिला और पटना राजधानी बनी। श्री सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में 1894 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को आयोजन शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को मिलाकर बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के गठन की अनुमति ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। इस घोषणा के अनुसार 22 मार्च 1912 को नए प्रांत बिहार का गठन हुआ, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। वर्ष 1936 में उड़ीसा को पृथक कर शेष क्षेत्र को मिलाकर बिहार राज्य का गठन किया गया। 1 अप्रैल 1936 को सर जेम्स स्फिटन को बिहार का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 91। जल के अणु में बंधन की प्रकृति कैसा है, तो यह है हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। H2O यह हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। जल के अणु में हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति है। हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं, तो किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु और किसी वैद्युत ऋणात्मक परमाणु यानी कि जैसे फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, इसके मध्य आकर्षण बल के कारण बने बंधन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड 2 या 2 से अधिक अणुओं के मध्य बनता है, जिससे अंतर आणविक यानी कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जैसे H2O, HF, NH3, H2O, C2H5OH। जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के परमाणुओं के बीच बनते हैं तो उसे अंतरा यानी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे प्रोटीन में DNA एवं RNA। हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्रकार का कमजोर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है जो सहसंयोजन बॉन्ड से कमजोर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, C6H14 के लिए संरचनात्मक समाअवयव की संख्या कितनी होगी, तो यह हो जाएगा 5। समाअवयवता आइसोमेरिज्म वे यौगिक जिनके आणविक सूत्र एक ही हो, जिनके अणुओं में परस्पर अणु की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है तथा भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न हो, तो उसे आइसोमर यानी कि समाअवयवी कहते हैं और यह ऐसी घटना समाअवयवता यानी कि आइसोमेरिज्म कहलाती है। नॉर्मल ब्यूटेन और ऑक्सो ब्यूटेन दोनों का आणविक सूत्र होता है C4H10। समाअवयवता और वर्गीकरण 2 प्रमुख वर्गों में किया गया है, एक है संरचनात्मक एवं एक है त्रिविमीय समाअवयवता। संरचनात्मक समाअवयवता कार्बनिक यौगिकों की संरचना में अंतर होने के कारण संरचनात्मक समाअवयवता को घटना पाई जाती है। वही त्रिविमीय समाअवयवता
संभाव्यता कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित परमाणुओं एवं मूलकों के अंतरिक्ष में विन्यास की विभिन्नता के कारण त्रिविमीय संभाव्यता पाई जाती है। नेक्स्ट है अल्फा कण क्या है। अल्फा कण क्या है, तो अल्फा कण एक प्रकार का द्विआवेशित हीलियम आयन है। ठीक है, अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम आयन है। अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगुना धन आवेश यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका द्रव्यमान हीलियम के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। इस कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अल्फा कण जब किसी गैस से होकर गुजरती है तो तीव्र आयनीकरण करता है। अल्फा कण फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालता है। अल्फा किरण के कणों का चाल प्रकाश की चाल से काफी कम होता है, 1/10 होता है। अल्फा कणों की बंधन क्षमता बहुत कम होती है। धातु की पत्ती से गुजरने पर इन कणों का परिकीर्णन हो जाता है। गामा किरण का गुण, गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, प्रकाश की चाल से गमन करती है। वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है। वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है, बिना अवशोषित हुए लोहे की 30 सेंटीमीटर मोटी चादर को पार करके निकल सकती है। गामा किरणें की उत्पत्ति एक नाभिकीय गुण है। किरणें धातु पृष्ठ पर आपतित होकर फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन करता है। बीटा किरण का गुण देखें तो बीटा किरण प्राय ऋण आवेशित कण से मिलकर बना होता है। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट की सबसे अधिक प्रभावित करता है। बीटा किरणें तीव्र चाल से गतिशील इलेक्ट्रॉन के प्रवाह हैं। बीटा किरणें चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। नेक्स्ट है वह फील्ड की तालिका में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है, उसे क्या कहा जाता है, तो यह प्राइमरी की, वह प्राइमरी की कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करेगा, तो यह करेगा मेमोरी। जोड़ने का कार्य करता है, यह करता है मदरबोर्ड। इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य करता है मदरबोर्ड। नेक्स्ट है कौन सा भारत में वनों को प्रशासनिक वर्ग नहीं है। कौन सा वन का टाइप नहीं है, तो संरक्षित वन, राज्य वन, आरक्षित वन, ये सभी है। अवर्गीकृत वन कोई भी भारत में टाइप नहीं है वन का, अवर्गीकृत वन। भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना ने अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है। भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है, तो यह है रैमपेज। भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 में रैमपेज मिसाइल को शामिल किया गया। रैमपेज एक लंबी दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है द कॉन्स्पिरेसी टू oust me from the प्रेसिडेंसी। द कॉन्स्पिरेसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो लिखा गया है गोटबाया राजपक्षे के द्वारा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है। कौन सी टैंक जो है वो एंटी टैंक है, तो नाग एक प्रकार का एंटी टैंक मिसाइल है। निम्नलिखित में नाग जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इस मिसाइल को दागो और भूल जाओ या लॉन्च के बाद लॉक हो जाओ भी कहा जाता है। इसका डिजाइन DRDO के द्वारा किया गया है एवं निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इस मिसाइल का विकास 1988 में APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरुआत हुआ था। निर्भय मिसाइल एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। T-19 तीसरी पीढ़ी की रूसी मुख्य युद्धक टैंक है जिसे भारत की सेना में सम्मिलित किया गया है। S-400 क्या है, तो S-400 एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है। S-400 सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली है जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान और मानव रहित हवाई वाहनों को रोक सकती है। इसके कई श्रेणी है जैसे S-400, S-300, S-200 इत्यादि। तो चलिए इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो एग्ज़ाम हुआ था 21,000 पोस्ट के लगभग के लिए उसका कंप्लीट किए हैं। इसी तरह से आगे भी आपको करवाया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक भी पहुंच सके एवं उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए